तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के 11th क्वेश्चन चैप्टर 3 से एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। बच्चे इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस एंड एग्जांपल इफ़ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। देखो यहाँ पे हमारे पास ABCD 4 ऑप्शन है, हमें बस ये बताना है कि इसमें से कौन सही है और कौन गलत है और रीज़न बताना है। और यहाँ पर जो मोशन है वो साफ साफ लिखा गया है पार्टिकल इज़ इन वन डायमेंशन मोशन। तो आपको वन डायमेंशन मोशन को ध्यान में रखते हुए जवाब देना है। वन डायमेंशन का मतलब है जो एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो पार्टिकल सिर्फ एक्स में ही चलेगा या तो पार्टिकल सिर्फ वाई में ही चलेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। विद ज़ीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट, किसी टाइम पर स्पीड जीरो है, ठीक है। मे हैव नॉन जीरो एक्सेलेरेशन एट दैट इंस्टेंट, तो क्या उस वक्त कोई एक्सेलेरेशन हो सकता है? तो जवाब क्या होगा? यस, यानी कि ट्रू। अब ऐसा कौन सा पॉइंट होता है? ऐसा पॉइंट होता है आपके पास, याद करो, हाईएस्ट पॉइंट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर उस टाइम पर उसका स्पीड जीरो होता है, जबकि उसका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होता है। तो ये है फर्स्ट पार्ट का जवाब। आइए बी पे चलते हैं। विद ज़ीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, मतलब आपका स्पीड जीरो है तो क्या आपका वेलोसिटी नॉन जीरो हो सकता है, मतलब कुछ हो सकता है? तो जवाब है फॉल्स, ये गलत है। क्यों गलत है? बच्चे, जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास सिर्फ वैल्यू होती है, और जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब होता है कि उसके पास वैल्यू भी होती है और साथ के साथ उसके पास डायरेक्शन भी होती है। अब आप मुझे एक बात समझाओ, अगर आप अपना स्पीड ही जीरो कर दोगे, मतलब आप वैल्यू ही जीरो कर दोगे, तो वेलोसिटी तो वैल्यू विद डायरेक्शन है ना, लेकिन अगर वैल्यू ही जीरो है तो फिर वेलोसिटी भी क्या रहेगी? ज़ीरो। इसलिए ये बी पार्ट आपका गलत है, क्योंकि वो कह रहा है कि ज़ीरो नहीं होगी वेलोसिटी, जबकि ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्पीड का जो वैल्यू है वही वेलोसिटी यूज़ करता है विद डायरेक्शन। ओके, सी पार्ट में कह रहा है विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव ज़ीरो एक्सेलरेशन। कह रहा है स्पीड कांस्टेंट है तो क्या मस्ट हैव ज़ीरो एक्सेलरेशन, तो क्या आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगा? तो इसका जवाब क्या है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस करा इसके बी पार्ट में, जो स्पीड का वैल्यू होता है वही कौन यूज़ करता है? वेलोसिटी। यानी कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट का मतलब है कि वैल्यू आपने क्या करी हुई है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब वेलोसिटी की भी वैल्यू आपने क्या करी हुई है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सेम। लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज होना वेलोसिटी में। क्या होना? चेंज होना वेलोसिटी में। लेकिन अगर आपने वैल्यू ही कांस्टेंट करा हुआ है तो चेंज तो नहीं होगा, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ये है इसके सी पार्ट का जवाब। आइए डी पार्ट का जवाब देखते हैं बच्चों। अब डी ऑप्शन बच्चे हमारे पास आता है। बच्चे डी ऑप्शन में हमसे कह रहा है विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये बताइए, अगर आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो मस्ट वर्ड इसने लगा दिया, मतलब ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं होता कि स्पीड बढ़े। मैं आपको रीज़न देता हूँ बच्चे। हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस कराई हुई है बैच में कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है तो जो वेलोसिटी है वो स्पीड अप करती है, वेलोसिटी बढ़ती है। और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है तो इस केस में जो वेलोसिटी है वो स्लो डाउन करती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यहाँ तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है एक्सेलरेशन तो क्या स्पीड बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो वो तभी बढ़ेगी जब आप उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखेंगे। दिस इज़ द मैंडेटरी थिंग व्हेन यू स्पीडिंग अप द स्पीड, ठीक है। लेकिन इस केस में तो स्पीड नहीं बढ़ेगी, इस केस में तो घटेगी। तो इसीलिए डी पार्ट का जवाब है कि नहीं, ये मस्ट नहीं होता, ठीक है। ये मस्ट तब होता जब मैं इसके साथ ये वाली बात भी बोलता कि वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन रख रहा हूँ, तो मैं कहता है स्पीड अप हो रहा है, ठीक है बेटा। अभी क्या है कि ठीक है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, बट अगर वेलोसिटी के अपोजिट है तो वो स्लो डाउन हो रही होगी वहाँ पे स्पीड। तो ये ज़रूरी नहीं है, मस्ट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर होता मे बी तो मे बी का आंसर ही हो जाता ट्रू, क्योंकि तब तो हो भी सकता था ना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ए बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 90 मीटर ऑन द फ्लोर,
ठीक है। एक बॉल है जिसको आप 90 मीटर ऊपर के फ्लोर से फेंकते हो। एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर, हर बार कोलिजन जब फ्लोर के साथ होगा तो बॉल लूज़ करेगी 1/10 ऑफ द स्पीड, ठीक है। तो मैं आपसे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम पे कैसे रहेगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक फ्लोर है इस तरह से। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक फ्लोर है और इस फ्लोर की जो हाइट है ये 90 मीटर है। और मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूँ। ड्रॉप का मतलब है u0। तो जब हम ड्रॉप करते हैं तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रहता है और नीचे की डायरेक्शन आपको पता ही है, हम बैच में जैसे डिस्कस करते थे माइनस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9.8, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी रहेगा। और s क्या है, s रहेगा -90, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है तो नीचे। तो पहले ये चेक करते हैं कि यहाँ तक जाने में से कितना टाइम लगा। तो इक्वेशन अप्लाई करी, ut + ½ a/t²। s की जगह हमने -90 पुट करा, 0। a की जगह हमने -9.8 पुट करा और t² यहाँ से फाइंड करा। तो जो t हमारे पास आएगा वो आएगा √18.38 और ये सॉल्व होकर के वैल्यू जो आ रही है 4.29 आ रही है। इसका मतलब बच्चों यहाँ ग्राउंड तक जाने में ये लेगा 4.29 सेकेंड। कितना लेगा? 4.29 सेकेंड ये यहाँ तक जाने में टाइम लेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर कितनी स्पीड से आगे टकराएगा, यानी कि हमें क्या निकालना है, v भी निकालना है, फिर कितनी स्पीड से टकराएगा। तो इक्वेशन यूज़ करी u + at की इक्वेशन जो हमारे पास है। u रहेगा 0, a की जगह यूज़ हुआ 9.8 और नीचे तक आने में कितना टाइम ले रहा था, 4.29 का यूज़ कर रहा था। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 42.04 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब ये ग्राउंड में आगे टकराएगा तो इसकी वैल्यू चलेगी 42.04 मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर से नीचे तक आने में टाइम लिया 4.29 और जिस स्पीड से ग्राउंड में टकरा रहा है वो है 42.04 बेटा। तो बच्चे यहाँ तक हमें ये समझ में आया कि बॉल को ऊपर से नीचे तक आने में 4.29 सेकेंड का वक्त लगा, राइट। और जो स्पीड है बॉल की जब वो ग्राउंड पे टच करती है तो आती है 42.04। तो पहले हम इतनी ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो बिल्डिंग के एकदम टॉप पर u0 है, तो u0 का मतलब मैं यहाँ ओरिजिन पे जाके 0 बनाऊँगा, ठीक है। अब आगे जब 4.29 सेकेंड हो चुके थे, मतलब बॉल कहाँ चुकी थी, ग्राउंड पे, तो मेरी वेलोसिटी थी 42.04। तो बेटा मैं अपनी स्पीड पहले तो इंक्रीज़ करूँगा, देखो ऐसे लाइन बना दी और ये समझा दिया कि ये जो पॉइंट है ये है 42.04 का, ठीक है बेटा। और इस वक्त टाइम कितना हो रखा था, तो इस वक्त जो टाइम था वो भी आप यहाँ पे बता दो, 4.29। तो यहाँ तक आपने इतना ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, ग्राफ। सो बच्चों इतना ग्राफ होने के बाद हमें पता चल गया कि बॉल जो है नीचे आने में 4.29 सेकेंड लेती है और जिस वेलोसिटी से वो नीचे आती है वो है 42.04। अब यहाँ पर जब ये गिर गई तो यहाँ से अब ये बॉल कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। पर क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि जब बॉल लॉस करती है कितनी स्पीड को, 1/10 स्पीड को लॉस करती है। कितनी स्पीड को, 1/10 को। तो मान लो जब ये यहाँ पे आई थी तो स्पीड थी v, ठीक है। तो जब यहाँ से जाएगी तो v का 1/10 लॉस कर देगी, तो कितनी स्पीड लेकर के जाएगी ऊपर, फिर 9v/10, क्योंकि इसने 1/10 तो लॉस कर दिया, तो इतनी वैल्यू लेके जाएगी, राइट। तो ये वैल्यू कितनी होगी अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ, तो 9/10 और यहाँ पे हमने करा 42.04। इतनी स्पीड थी ना यहाँ पर 42.04। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बेटा जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी आप लोगों की 37.8 मीटर पर सेकेंड। देखो आपका भी कैलकुलेट करके इतना ही आया है। इसका मतलब ये है बच्चों कि इसी टाइम पर मैं यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ से ये वैल्यू होगी 37.8 इसी टाइम पर, क्योंकि अभी तो टाइम कुछ हुआ ही नहीं है ना, अभी तो बस मैं सीधा ऊपर की तरफ जाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इतनी वेलोसिटी से जब ऊपर जाऊँगा तो एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाऊँगा
और हाईएस्ट पॉइंट पर फिर मेरा v क्या हो जाएगा 0, जैसे कि हम डिस्कस करते थे कि ये सारा कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो मेरा v 0 हो जाएगा और मेरा a क्या रहेगा, मेरा a रहेगा माइनस का 9.8। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझको ये पता है, मुझे ये दोनों डेटा पता है, तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में मैं इक्वेशन यूज़ कर लूँगा v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये चेक करूँगा कि यहाँ तक जाने में मुझे कितना टाइम लगता है। तो बेटा मैंने यहाँ पर v की जगह 0 रखा, u की जगह रखा 37.8, a की जगह रखा -9.8 और t। तो बेटा मैं यहाँ से क्या फाइंड कर लूँगा, t फाइंड कर लूँगा। तो बेटा t कितना आ जाएगा, मेरा t आ जाएगा 3.86। कितना आ जाएगा t, 3.86। बट बच्चे मुझे एक बात बताओ, मैं 4.29 तो पहले ही चल चुका था और अब इतना टाइम और ले लिया ऊपर जाने में, तो टोटल टाइम जो मैंने अब ले लिया वो ले लिया 4.29 पहले हो चुका था और 3.86 अब मैं और ऊपर जाने में ले रहा हूँ। तो बेटा जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास ये आएगा 8.15। तो इस टाइम पर मेरा v 0 हो रखा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा अब मैं यहाँ पर अपने ग्राफ को ऐसे करके नीचे लाऊंगा और इसका स्पीड मैं यहाँ पर दिखा दूंगा 0, क्योंकि यहाँ पर 0 शो हो रहा होगा, और ये जो टाइम होगा ये होगा मेरे पे 8.15। क्लियर? आपको यहाँ तक में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब बेटा यहाँ पर आगे की बात हम करते हैं। देखो अब क्या होगा, ये बॉल ऊपर तो चले गई, ठीक है। अब ऊपर से नीचे तक आने में वापस इतना ही टाइम लेगी दोबारा से 3.86, जैसे कि हमने बैच में डिस्कस करा हुआ है कि 3.96 ये दोबारा से यहाँ पर क्या लेगी, इतना ही है, क्या लेने वाली है, टाइम लेने वाली है बेटा, ओके। और बेटा जितनी स्पीड से ये यहाँ से ऊपर गई थी यानी कि 37.8, बेटा उतनी स्पीड से ये वापस यहाँ पे आके दोबारा स्ट्राइक करेगी 37.8। क्लियर है आपको ये बात? लेकिन बेटा फिर से क्या होगा, ध्यान से सुनना, 37.8 तक ही ये काम होगा। तो मैं वापस इस ग्राफ को ठीक है, मेरे पास इतना टाइम आ चुका था ना, कितना आ चुका था मेरे पे, पहले 4.29 उसने नीचे आने में लिया, प्लस फिर ऊपर जाने में उसने कितना टाइम लिया था, 3.86 लिया था। तो हमारा ये कैलकुलेट करके आ रहा था 8.15, इतना ही आ रहा था ये 8.15। यहाँ से नीचे आई बॉल, यहाँ से ऊपर गई बॉल, अब ये दोबारा बॉल कहाँ आ रही है, यहीं पे आ रही है ना, नीचे की तरफ यहाँ आ रही है। तो दोबारा से मैं इतना ही टाइम ले रहा हूँ ना, 3.86, ठीक है। आप इसे ऐड करो, कितना आया, 6 और 5 11, कैरी 1 चढ़ा, 0 कैरी 1 चढ़ा, कितना आ गया 12.01, ठीक है। यानी कि मेरे को देखो इस क्वेश्चन को ना 12 सेकंड तक ही सॉल्व करना है बेटा, ये याद रखना आप, ठीक है। तो मैं 12.01, तो मैं तो 12 से बाहर चले गया ना, फिर भी मैं इसे ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। यानी कि पहले मैं यहाँ से नीचे आया तो मुझे टाइम लगा कितना, 4.29, फिर मैं यहाँ से ऊपर गया, मुझे कितना टाइम लगा था, 3.86, इतना ही टाइम मुझे वापस नीचे आने में लगा 3.86, तो ये आ गया 12.01 के अराउंड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं आ तो गया लेकिन जो बॉल है वो ऊपर की तरफ क्या कर रही होगी, रिबाउंड। तो दोबारा से उसने, अच्छा मैं नीचे कितनी वैल्यू से आऊँगा, इतनी वैल्यू से 37.8, पर जब ऊपर जाऊँगा तो इसका कितना छोड़ दूँगा, इसका मैं 1/10 फिर से लॉस करूँगा। अगर मैं फिर से 1/10 लॉस करूँगा तो मतलब 9/10 लेकर के जाऊँगा ना इस वैल्यू का, 37.8 का जो हमारे पास है। तो ये वैल्यू जो हम मेरे पे कैलकुलेट होके आ रही है, ये आ रही है मेरे पास कितनी, 34.05। कितनी आ रही है बेटा, 34.05। यानी कि अब देखो मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा यहाँ के बाद का, 8.15 पर मेरी वेलोसिटी 0 हो गई थी, हाईएस्ट पॉइंट पे था। फिर मैं नीचे आया था, तो नीचे आने पर मेरी वैल्यू क्या थी, 37.8। तो यहाँ देखते रहो, मैं इस ग्राफ को दोबारा ऊपर लेके जाऊँगा ऐसे, यहाँ पे तक। ये वैल्यू मैं समझाऊँगा कि ये वैल्यू जो है कितनी है, 12.01, और यहाँ पर जो वैल्यू चलेगी वो चलेगी आपकी कितनी, 37.8। ओके, ये तो मैंने बना ही रखा है ऑलरेडी ना, तो इसको इतना ऊपर मत लेके जाओ, इस ग्राफ को सिंपल इतना ही लेके जाओ, 37.8, ठीक है बेटा।
लेकिन इसी इंस्टेंट में ऊपर की तरफ गया और क्या वैल्यू आया था 34.05। तो इसी इंस्टेंट आप यहाँ भी एक पॉइंट बनाएंगे और समझाएंगे कि जब आप ऊपर जाएंगे तो 34.05। ओके तो यहाँ पर इसे ऐसे मैच कर देंगे, इसे यहाँ पर ऐसे मैच कर देंगे। तो बेटा ये ग्राफ होगा कुछ इस तरह का, हमारा जो प्रोसेस रहेगा पूरे का पूरा इस डायग्राम का। ठीक है, लॉजिक समझ आ गया आपको। पहले बॉल नीचे आई तो नीचे आने में उसने टाइम इतना लिया और स्पीड इतनी थी। फिर बॉल जब रिबाउंड कर रही थी तो 1/10 उसने लॉस कर दिया। ठीक है, तो वैल्यू लेके चला वो 37.8। हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में उसने इतना टाइम ले लिया। अब हाईएस्ट पॉइंट से जब दोबारा नीचे आया तो 12.09, और ये उसकी स्पीड है जो ग्राउंड से स्ट्राइक कर रहा है। लेकिन वो 1/10 लॉस कर देगा, तो जब वो दोबारा ऊपर जाएगा तो यहाँ से शुरू करेगा अपने मोशन को। ओके, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, डिफरेंस बताना है आपको। तो ए पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी ओवर द सेम इंटरवल। मतलब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताना है। बी पार्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर ए इंटरवल ऑफ टाइम एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, ये बता देंगे हम इन्हें। अब आगे कहता है ब्रैकेट के बाद शोज इन बोथ ए एंड बी, मतलब ये जो दोनों पार्ट थे, दैट द सेकेंड क्वांटिटी इज़ आइदर ग्रेटर और इक्वल टू फर्स्ट। मतलब पहले पार्ट में सेकंड क्वांटिटी टोटल लेंथ मतलब डिस्टेंस है और फर्स्ट क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस बड़ा होता है, ये समझाना है। दूसरे में बी पार्ट में एवरेज स्पीड सेकंड क्वांटिटी है और फर्स्ट क्वांटिटी एवरेज वेलोसिटी है, तो इन्हें समझाना है कि एवरेज स्पीड ज़्यादा क्यों होती है। आइए समझाते हैं। देखिए बच्चों, पहला पार्ट है। बच्चों अगर आपको याद हो कि जैसे हम क्लास में डिस्कस करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्कस करा है ना हमने, कॉन्सेप्ट पूरा शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और बच्चे जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है टोटल पाथ। क्या होता है हमारा, टोटल पाथ होता है। तो यानी कि अगर हमसे कोई ये बोलता है कि जैसे मान लो एक पार्टिकल है ए, वो बी तक गया, एक पार्टिकल है ए, वो बी तक गया और वापस मुड़ के यहाँ आ गया सी पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, ए बी प्लस ए सी, सॉरी बी सी। तो ये हमारा टोटल पाथ है। अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ की बात करूँ तो वो होगा सिर्फ ए टू सी। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमसे कह रहा है कि जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है किससे, इससे। ठीक है, आइए बी पार्ट पे चलते हैं। इसका बी पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, ये लीजिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता था हमारे पास, अपॉन में टोटल टाइम। और जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ऐसे डिस्कस करते थे हम बच्चे। अभी अभी हमने डिस्कस करा कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा होता है। तो अगर मैं एवरेज स्पीड में डिस्टेंस रख रहा हूँ, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी में अगर डिस्टेंस रख रहा हूँ, तो बेटा ये वैल्यू तो हमेशा बड़ी आएगी ना। तो एवरेज स्पीड इज़ ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, यह हमेशा होगा। और अब ये हमसे पूछ रहा है इसके बी पार्ट में, अगर हम पढ़ें व्हेन इज़ इक्वलिटी साइन ट्रू, कब ये बराबर होंगे। बेटा ये बराबर तब होंगे जैसे मान लो अभी तो कम, एक बड़ा और एक छोटा है, स्पीड बड़ी है डिस्टेंस बड़ा है, ये बराबर कब होते हैं पूछ रहा है। बेटा ये बराबर तब होते जैसे मान लो जो पार्टिकल है वो सिर्फ ए से बी मूव करता, बी टू सी मूव ही नहीं करता। ठीक है, सिर्फ ए से बी मूव करता, बी टू सी मूव ही नहीं करता। उस केस में क्या होता, डिस्टेंस भी ए टू बी माना जाता और डिस्प्लेसमेंट भी ए टू बी माना जाता। उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आते। ठीक है, इक्वलिटी साइन सही होता। इसके अलावा जो स्पीड है और जो वेलोसिटी है वो भी आपके क्या आते, इक्वली आते, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल है। ओके, ये है प्रॉपर आपका 13 क्वेश्चन का पूरा एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है,
ए मैन वॉक ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद ए स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। बच्चों इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है एक पार्टिकल है जो ए टू बी क्या कर रहा है, मूव करता है, मतलब ये उसका होम है और ये मार्केट है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 2.5 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस है। अब जब वो मार्केट की तरफ चलता है तो उसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ये उसका स्पीड है। और जब वो मार्केट से घर की ओर वापस आता है बिना टाइम वेस्ट करे, इंस्टेंटली मुड़ गया, जैसे ही मार्केट पहुंचा एकदम से वापस मुड़ गया क्योंकि मार्केट बंद थी, तो 7.5 से आता है। तो हमसे पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए और बी पार्ट में पूछ रहा है एवरेज स्पीड बताइए। ठीक है, टाइम है 30 मिनट, टाइम है 50 मिनट, टाइम है 40 मिनट। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, तो हम फाइंड करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि टाइम मुझे होम से मार्केट तक जाने में कितना लगता है, मतलब घर से मार्केट जाने में कितना टाइम लगा। तो टाइम होता है क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस मैं मार्केट तक जाने में 2.5 कवर कर रहा हूँ और स्पीड मेरा 5 है। बेटा जब आप इसे काटेंगे तो आपके पास ये सॉल्व होके आएगा 30 मिनट्स, यानी कि आधा घंटा तो मुझे मार्केट में जाने में लग गया। ठीक है, इसी तरह से मैं मार्केट से घर आया तो मैं इसका भी निकाल लेता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके कितना टाइम लगेगा मुझे। तो डिस्टेंस मैं दोबारा से 2.5 ही चलूँगा वापस आने में और स्पीड मेरी 7.5 रहेगी। तो बेटा ये सॉल्व होकर के मेरा 20 मिनट आ गया। तो मुझे यहाँ से इधर को जाने में 30 मिनट लगते हैं। मुझे यहाँ से इसे रफ कर दूँ मैं, आपने देख लिया मैंने टाइम कैसे निकाला। ठीक है, और मुझे यहाँ से वापस आने में, इधर को वापस आने में घर तक मुझे 20 मिनट का वक्त लगता है, यानी कि मैं टोटल 50 मिनट में वापस घर पे आता हूँ। तो बेटा पहला पार्ट है, आपको 0 से 30 मिनट में बताना था क्वेश्चन। तो बेटा 30 मिनट में तो आप सिर्फ मार्केट तक ही पहुँच पा रहे हो ना, तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर एवरेज स्पीड का। सो बच्चों एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि 2.5 किलोमीटर है अपॉन में टोटल टाइम जो कि हमारे पास 30 मिनट है। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली मैं यूज़ करूँगा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस जो कि 2.5 किलोमीटर है और टोटल टाइम जो कि मेरा 30 मिनट है। ठीक है, कर लेंगे ना हम इस काम को। अब 2.5 किलोमीटर है, 30 मिनट का मतलब है हाफ आवर। ऐसे यहाँ पर हम 30 मिनट का मतलब क्या है, हाफ आवर। तो बेटा ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ये 2 यहाँ चले जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर बन जाएगा। ओके, आइए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों जब मैं इसका कैलकुलेशन करूँगा इसके सेकंड पार्ट का, तो मेरे पास ये 30 मिनट ना हो करके कितना हो जाएगा, 50 मिनट हो जाएगा। इसमें बी सेकंड में देखो लिखा हुआ है, बी के सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 0 to 50 मिनट। 50 मिनट में तो मैं वापस घर पे आ गया था ना, तो अगर मैं वापस घर पे आ गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया होगा, 0। तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी 0, क्योंकि मैं जहाँ से चला घूम के वहीं वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। जबकि एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस, तो मैं 2 बार चल चुका हूँ ना 2.5 किलोमीटर, एक बार मार्केट जाने में, एक बार मार्केट से वापस घर आने में, और टोटल टाइम कितना हुआ मेरा, 50 मिनट्स हुआ। ठीक है, ये किलोमीटर में है और ये किस में है, मिनट में। हम कन्वर्ट कर लेंगे, आपको भी पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई। मिनट को अगर आप हावर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 60 से क्या करा जाता था, डिवाइड करा जाता है ना। तो बेटा ये वाली कैलकुलेशन है जब मैं करूँगा यहाँ पर, ये तो हो जाएगा 5, आपको भी पता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 5/6, आपको भी पता है। ये ऊपर जाएगा 30 हो जाएगा, 30/5 कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये होगा आपके बी पार्ट का जवाब। आइए सी पार्ट की तरफ चलते हैं, सी का कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। बेटा जब आप सी पार्ट का जवाब यहाँ पे ढूंढेंगे तो सी पार्ट में आपसे जो बोला गया वो कितने सेकंड का टाइम बोला गया है, 40 मिनट, ओनली 40 मिनट का आपको टाइम बोला गया है। तो बेटा 40 मिनट का मतलब है कि देखो 30 तो आपको मार्केट जाने में लगा
उसके बाद आप कॉन्स्टेंटली मूव करते हुए इधर को आ रहे थे, तो यानी कि 20 मिनट ले रहे थे आप, अब आप 20 का आधा कर दो यानी कि बीच में, ठीक है। तो 30 मिनट आपको इधर जाने में लगेगा और 10 मिनट आपको इधर आने लगेगा, क्योंकि ये टोटल जो डिस्टेंस है 20 मिनट का था। तो 20 को 2 टुकड़ों में बांट लो 10-10 में, तो 10 में बांटोगे तो मैं बीच में जाके खड़ा हो जाऊँगा 40वें मिनट पे, और 40 मिनट का ही वो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं डिस्टेंस कितना चलूँगा वो डिस्कस करते हैं। तो मैं डिस्टेंस चलूँगा 2.5 जमा और 2.5 का हाफ, क्योंकि मैं एकदम मिड पे जाके खड़ा हूँ, तो वो कितना होगा 1.25 होगा ना। जबकि जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा तो शॉर्टेस्ट पाथ मेरा बस ये काउंट होगा, तो ये कितना होगा 1.25 किलोमीटर होगा ना। तो बस बेटा अब की बार बस इतना ही डिफरेंस है, ये 3.75 आ जाएगा ऐड करके। तो बेटा अब मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी, जो कि होगी टोटल डिस्टेंस यानी कि 3.75 अपॉन में टोटल टाइम जो कि होगी 40 मिनट, आपको भी पता है 60 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी का 1.87 किलोमीटर पर आवर। जब बच्चे मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा तो टोटल डिस्टेंस नहीं, ये मैंने एवरेज स्पीड निकाली है बेटा, ठीक है। और इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये इतना नहीं आएगा, ये मैंने नीचे वाला कैलकुलेट कर दिया गलती से जल्दीबाजी में, तो ये मेरे पास कैलकुलेट होकर के आ रहा है 5.62 किलोमीटर पर आवर। देखो मैंने इसको गलती से कैलकुलेट करके ऊपर लिख दिया वैल्यू इतनी जल्दी में। एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट 1.25 अपॉन में टोटल टाइम, तो वही 40/60 कर लेंगे। अब जा कर के ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 8.7। तो मेरे माइंड में ये वाला चल रहा था कैलकुलेशन और मैंने उसको ऊपर लिख दिया, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 15। इसमें हमसे कह रहा है कि अभी आपने जो 13 और 14 ऊपर के जो 2 क्वेश्चन करे, इसमें आपने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस क्रिएट करा। हाँ, एक ज़्यादा आ रहा था और एक कम आ रहा था, यही डिस्कस कर रहे थे ना हम। एवरेज स्पीड ज़्यादा आ रही थी और एवरेज वेलोसिटी कम आ रही थी, ये डिस्कस हो रहा था हमारा। अब आगे कहता है नो सच डिस्टिंक्शन इज़ नेसेसरी व्हेन वी कंसिडर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल, ये कह रहा है कि जब आप द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके, एंड वाई। ये कह रहा है कि ठीक है एवरेज स्पीड ज़्यादा आती है, एवरेज वेलोसिटी कम आती है, पर जो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ना वो इक्वल होती है हर बार। क्यों? जैसे कि बेटा मैंने आप लोगों से क्लास में भी डिस्कस करा हुआ है कि जो इंस्टेंटेनियस होता है वो वेरी स्मॉल टाइम के लिए होता है, वेरी स्मॉल टाइम का कॉन्सेप्ट होता है, और बहुत स्मॉल टाइम में पार्टिकल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता, ठीक है। इस वजह से जो स्पीड और जो वेलोसिटी होती है उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, वो लगभग सेम ही होता है चेंज, क्योंकि वो स्मॉल टाइम के लिए होता है। इसी वजह से जो स्पीड और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती हैं ये हमेशा क्या होती हैं, इक्वल। अब आप इसका जवाब ऐसे कैसे लिखोगे? आप सीधा लिखोगे कि जो टाइम इंटरवल होता है इंस्टेंटेनियस के अंदर इज़ सो स्मॉल, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। डैट इज़ एज्यूम्ड, जिसे हम एज्यूम्ड कर लेते हैं कि जो डैट द पार्टिकल does not change its direction of motion। जो पार्टिकल है वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर रहा, तो यानी कि जो हमारा डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या बनेगा उस मोमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड और वेलोसिटी उस वक्त क्या आ रही होगी, सेम। इस वजह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ रही होती है, सेम आ रही होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि आपको 4 ग्राफ दिए जा रहे हैं जो कि स्क्रीन पर आपके सामने है ABCD, और इसमें आपसे कहा गया कि बस ये बताइए कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है 1 डायमेंशन के लिए और कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है 2 डायमेंशन के लिए। ठीक है, मतलब कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ हमारा पॉसिबल नहीं है, बस पॉसिबल और अनपॉसिबल ग्राफ बताने हैं आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि कौन सा डायमेंशन के लिए है, कौन सा 1D के लिए नहीं है। बेटा जो पहला वाला ग्राफ है वो 1 डायमेंशन के लिए नहीं है, यानी कि ये वाला जो ग्राफ है ये पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल नहीं है उसको मैं सीधा लिख देता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है,
तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ NP, नॉट पॉसिबल। तो ये वाला ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है। अब इसके पॉसिबल ना होने का कारण, बेटा इसके पॉसिबल ना होने का कारण ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आपको एक ग्राफ ज़रा थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। ये देखो आप यहाँ पे, ये ग्राफ एक्चुअल में है कैसे, ऐसे है देखो, ऐसे है ना। अब आप ध्यान से समझना जो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। बेटा देखो यहाँ पर इसने पोजीशन लिखी हुई है और यहाँ पर इसने टाइम लिखा हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पे कोई टाइम लोगे तो मान लो यहाँ पे आपने कोई टाइम ले लिया है T1, ठीक है। इस टाइम पर देखो पार्टिकल की ये पोजीशन भी है, इस टाइम पर देखो पार्टिकल की ये पोजीशन भी है ना। देख लो आप खुद ही, इसकी ये पोजीशन भी आ रही है, ये पोजीशन भी आ रही है और ये इसी टाइम पे आ रही है। ऐसा ही है ना, किसके पास इस टाइम पर इसके पास ये पोजीशन है x1 और इसके पास ये पोजीशन है x2। तो इसका मतलब है एक ही टाइम पर पार्टिकल पे दो अलग अलग जगह की पोजीशन है। तो ऐसा तो 1D में नहीं हो सकता, क्योंकि 1 डायमेंशन में तो पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चलेगा। तो किसी भी टाइम पर एक ही जगह पे तो खड़ा होगा। जैसे मान लो ये पार्टिकल एक लाइन में चल रहा है ऐसे इधर को, तो ये जब यहाँ पहुँचेगा तो इसके पास यही पोजीशन होगी क्योंकि ये यहीं खड़ा है। जबकि ये कह रहा है कि इस पर एक ही टाइम पर कितनी पोजीशन है, 2 पोजीशन है। इसीलिए ये ग्राफ क्या है, गलत है। ओके, तो पहला ग्राफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पर 2 पोजीशन पॉसिबल हो रही है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड ग्राफ की चलते हैं। सेकंड ग्राफ में भी सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि एक टाइम पर 2 वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये ग्राफ भी नॉट पॉसिबल है। अब देखें कैसे। बेटा देखो इसमें क्या हो रहा है आपके पास कि जैसे सर्कल है तो सर्कल ऐसे है ना, ये आपका, ये देखो। अब इसमें आप कोई टाइम सेलेक्ट करो, जैसे मान लो आपने यहाँ पर कोई टाइम सेलेक्ट कर लिया T1, ठीक है। अब देखो इस टाइम पर क्या है कि पार्टिकल पे ये पॉइंट भी है, मतलब यहाँ पर भी वेलोसिटी है V1, और इसी टाइम पर पार्टिकल पे यहाँ पर भी है, तो ये भी क्या है, V2 है। तो बेटा देखो एक ही टाइम पर इस पर फिर से 2 वेलोसिटी आ जाती है। जबकि हम क्या डिस्कस कर रहे थे, यहाँ देखो दोबारा स्क्रीन पे, मान लो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसी में चलेगा ना। तो किसी भी टाइम पर उस पर एक ही वेलोसिटी होगी ना अगर 1D में। जबकि यहाँ पर क्या है, 2 वेलोसिटी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर सेम टाइम पे। इसलिए बेटा ये भी आपका 1D को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास D। बच्चे D क्यों गलत है, क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। अब देखो ये जो ग्राफ है इसमें ये पॉइंट तो चलो पॉजिटिव स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव स्पीड को। और स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल का एक कर्व है, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ है बच्चे नेक्स्ट ग्राफ भी नॉट पॉसिबल है। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर टोटल पाथ लेंथ लिखा हुआ है और टोटल पाथ लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस। क्या होता है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज़ नहीं होता। देखो ये पहले वैल्यू बढ़ी और फिर ये वैल्यू नीचे घट गई, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीज, डिस्टेंस कभी डिक्रीज़ नहीं होता। मुझे एक बात बताओ, ये पार्टिकल है, ये A से चल के B पे गया, 2 किलोमीटर लगे, और फिर ये वापस B से A पे आ गया, इसको वापस आने में फिर से 2 किलोमीटर लगे। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस होगा 4 किलोमीटर। तो ये कम हो रहा है, नहीं, ये तो बढ़ता रहता है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ग्राफ ऊपर जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, फिर ग्राफ नीचे आ रहा है तो डिस्टेंस घट रहा है। तो इसलिए ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में चारों ग्राफ पॉसिबल नहीं है और चारों का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ग्राफ यहाँ से बना हुआ है, देखो है ना, यहाँ पर तो एकदम स्ट्रेट लाइन है, ये एकदम सीधा बना हुआ है, देखो आप स्क्रीन पे भी। और यहाँ के बाद ये ग्राफ इस तरह से पैराबोला स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसी है ना। तो ये तो 0 का पॉइंट है ना हमारा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 0 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। और इधर क्या है, इधर 0 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इधर का ग्राफ कैसा है, इधर का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, और इधर ग्राफ कैसे है, ऐसे ऊपर को जा रहा है। तो ऐसी शेप को कहते हैं पैराबोलिक हम फिजिक्स के अंदर। तो ये लेस देन 0 पर स्ट्रेट लाइन बना रहा है और ग्रेटर देन 0 पर पैराबोला बना रहा है। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, देखो पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कह रहा है XT ग्राफ आपको दिया जा रहा है। इज इट करेक्ट टू से ग्राफ डेट पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर लेस देन 0 और ऑन पैराबोलिक फॉर t ग्रेटर देन 0। कह रहे हैं कि क्या लेस देन 0 पर ये स्ट्रेट लाइन और ग्रेटर देन 0 पर क्या ये पैराबोला शो कर रहा है। तो पहली बार देखने पे ऐसा लगता है कि हाँ यार ऐसा ही है, पर इसका आंसर क्या आएगा, नो। अब रीज़न, बेटा जो XT ग्राफ होता है वो कभी भी पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री नहीं बता सकता। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ।
मतलब क्या वाकई पार्टिकल ऐसे ही चल रहा होगा? तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स-टी ग्राफ हमें सिर्फ वेलोसिटी के बारे में जानकारी दे सकता है, पाथ के बारे में नहीं। पार्टिकल कैसे चल रहा है इसके बारे में हमें नहीं बताएगा ये, ठीक है। अब मान लो पार्टिकल है, अब स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है यहाँ पर? स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि सीधा चल रहा होगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मान लो मैं सपोज करते हैं t=-3 पर मैं रेस्ट पर हूँ, वेलोसिटी 0 है। t=-2 पर मेरी वेलोसिटी 0 है। t=-1 पर मेरा वेलोसिटी 0 है। t=0 पर मेरा वेलोसिटी 0 है। आपको लग रहा होगा टाइम नेगेटिव क्यों है? एक्चुअल में यहाँ टाइम नेगेटिव नहीं है, मैं कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपको जवाब दे रहा हूँ। मान लो आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि इस एक्सिस पे मैंने कोऑर्डिनेट टाइम के रखे हुए हैं, तो टाइम नेगेटिव नहीं है, वो कोऑर्डिनेट नेगेटिव के हिसाब से जवाब है। मान लो t=1 पर मेरे पास कुछ वेलोसिटी आ गई, सपोज 2 मीटर पर सेकंड आ गई। फिर t=2 पर मान लो मेरी वेलोसिटी आ गई 4। तो बेटा देखो, मैं आज भी स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हूँ ना। अब देख लो, 0 से आगे t>0, क्या मैं पैराबोला चल रहा हूँ? नहीं, मेरी तो वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये यहाँ पे समझा रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, ये यहाँ पे ये नहीं समझा रहा कि पार्टिकल पैराबोला में चल रहा है। इसलिए बच्चे इसका आंसर है नो। और जवाब क्या है? एक्स-टी ग्राफ कभी भी हमें पार्टिकल के पाथ के बारे में नहीं बताता, सिर्फ उसकी वेलोसिटी के बारे में बताता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सो बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोगों से कहा गया है ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद ए स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि एक पुलिस का वैन है। तो यहाँ पर एक वैन ले लेते हैं पुलिस का, तो मान लेते हैं ये पुलिस का एक वैन है, ठीक है। और इस वैन की जो स्पीड है पुलिस की, जो वेलोसिटी ऑफ पुलिस की वैन है, उसकी वेलोसिटी है बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब मैं कन्वर्ट करूँगा, तो मैंने आपसे डिस्कस करा हुआ है बैच में 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 30 किलोमीटर पर आवर को इनटू कर देंगे 5/18 से, तो आंसर आएगा 8.3 मीटर पर सेकंड। ओके, चलो आगे बढ़ो। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि इसके ऊपर एक गन रखी हुई है। तो आप एक बात सोच के बताओ, ये जो गन है ना, ये कार के ऊपर है, ठीक है। तो गन की भी स्पीड कितनी होगी? सेम रहेगी, 8.3। अच्छा, गन के अंदर बुलेट है, तो बुलेट की भी स्पीड कितनी रहेगी? 8.3, क्योंकि ये जो गन है ये कार में है और कार चल रही है, तो उस वक्त बुलेट की भी स्पीड आप 8.3 बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो लिखा हुआ है फायर से बुलेट विद ए स्पीड थीफ कार। मतलब एक चोर है और चोर की गाड़ी आगे है, ठीक है, और चोर की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ थीफ, तो चोर की जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 192 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करके किस में ले आएंगे? मीटर पर सेकंड में। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 192 को, तो बेटा ये निकल के आएगा 53.3 मीटर पर सेकंड में आ गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या है? इफ़ म्यूजल स्पीड ऑफ बुलेट इज़ 150। बेटा अब देखो, बुलेट भी चलाई गई, यानी कि बुलेट की स्पीड में और बढ़ा दिया गया 150 को, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो अब बुलेट की जो टोटल स्पीड है, पहले 8.3 थी, अब जो स्पीड है वो हो जाएगी 158.3 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द कार। ये बुलेट इस चोर को कितनी स्पीड से क्या करेगी? हिट करेगी। ओके, तो यानी कि हमें क्या निकालना है? अगर हम देखें तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ। तो इसको हमने जैसे पढ़ा है, डिस्कस करा है बैच में थ्योरी में, तो हम ऐसे लगाएंगे। तो बुलेट का स्पीड होगा 158.3 और थीफ का स्पीड हो जाएगा 53.3, और बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 105 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 105 मीटर पर सेकंड। ओके, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास 3 ग्राफ हैं। पहला ग्राफ है एक्स-टी का, दूसरा ग्राफ है वी-टी का, और तीसरा ग्राफ है ए-टी का। तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं बैच के अंदर, ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिचुएशन का जवाब देंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और करनी है, एक सूटेबल फिजिकल सिचुएशन भी बतानी है तीनों ग्राफ की, मतलब एक एग्जांपल भी देना है रियल लाइफ का, जिसमें कि ये ग्राफ ऐसे ही बनते हों।
आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से ये बोला गया है कि एक एक्स-टी ग्राफ आपको दिया गया है, यहाँ पर एक्स-टी ग्राफ, ठीक है। अगर आप इस ग्राफ को देखो तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था इससे अबव क्वेश्चंस में, ठीक है, तो उसमें हमने बोला था एक्स-टी ग्राफ सिर्फ आपको वेलोसिटी के बारे में बताता है। तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो पहले यहाँ पर जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट है, तो जहाँ तक लाइन एकदम स्ट्रेट है, यहाँ तक लाइन स्ट्रेट है, तो यहाँ तक लाइन स्ट्रेट होने का मतलब है कि वेलोसिटी 0 हो रखा था, ठीक है। इसके बाद देखिए ये बढ़ा, इसका मतलब वेलोसिटी क्या करी होगी, इंक्रीज़ करी होगी है, मतलब बड़ा हो गया, इंक्रीज़ बढ़ गई। इसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है और आप देख रहे हो ये नीचे जा रहा है, तो डिक्रीज़ करने का मतलब है दो बातें हो सकती हैं, या तो वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया या वेलोसिटी का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है। तो मैं और उसके बाद देखो ये वेलोसिटी फिर से स्ट्रेट हो गई, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है बेटा। तो डिक्रीज़ होने का मैंने क्या मतलब बताया, या तो वैल्यू कम हो रही होगी, ठीक है, या उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, ठीक है। दो बातें हो सकती हैं, तो क्योंकि जब कोई चीज़ अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है तब भी तो कम होती है ना। तो फिजिकल सिचुएशन जो हमें डिस्क्राइब करनी है इस तरह की कि पहले वेलोसिटी 0 है, फिर इंक्रीज़ कर रही है, फिर डिक्रीज़ कर रही है, फिर 0 हो रखा है, तो ऐसी सिचुएशन आपको फुटबॉल के केस में मिलती है। फुटबॉल इसका रियल लाइफ का एग्जाम्पल है इस ग्राफ का। जैसे कि आप किसी पड़ी हुई फुटबॉल पे किक करते हो, तो जब तक वो ग्राउंड पे है तब तक वेलोसिटी 0 है, किक करने से उसकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज़। मान लो वो गई सामने दीवार पे टक्कर खाई और वहाँ से वापस आई, तो रीबाउंड मतलब वापस आ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी या तो नेगेटिव है क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, तो भी डिक्रीज़ ही हो रहा होगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ग्राउंड में आएगी, ग्राउंड पे एकदम ऐसे 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 रुक जाएगी, यानी कि वेलोसिटी 0। तो ये वेलोसिटी 0 का कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, ठीक है। आइए सेकंड ग्राफ की तरफ चलते हैं, बी की तरफ। बच्चे सेकंड ग्राफ को देखो, इसमें क्या हो रहा है, वी टी ग्राफ है और वी टी ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखना। पहले हमारी वेलोसिटी ये है, इसको कुछ मान ले v1, ये देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ तक पॉजिटिव है, ओरिजिन है ना। इसके बाद देखो सारी वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू है हमारी, ओके। मतलब पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है और फिर वेलोसिटी नेगेटिव है। अच्छा फिर देखो वेलोसिटी कम भी हो रहा है, दूसरी बार यहाँ ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है v2 से, फिर दोबारा वही बात है, नेगेटिव तक गया है, ठीक है। फिर देखो और कम हो गया है, यहाँ पर v3 हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है ऊपर, नीचे का मतलब नेगेटिव है, ओरिजिन से नीचे का मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वेलोसिटी कम भी तो होती जा रही है, ध्यान से देखो कैसे, ये देखो पहले यहाँ थी वैल्यू, फिर यहाँ आ गई वैल्यू, फिर यहाँ आ गई वैल्यू, फिर ग्राफ और कम हो गया। तो बेटा ये वेलोसिटी का ही तो वैल्यू है, v1 v2, यहाँ पर v3, यहाँ पर v4, ऐसा भी तो हो रहा है यहाँ पर। तो इस ग्राफ में दो बातें हो रही हैं, पहला एक तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव का ग्राफ है, ऊपर पॉजिटिव है और नीचे क्या है, नेगेटिव। और दूसरा क्या है, जो वैल्यू है ना वो भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। तभी तो ग्राफ देखो कैसे लाइन लाइन छोटी 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 छोटी, एंड में जाके यहाँ दिए देखो आखिरी लाइन पे तो ख़त्म ही हो गया सब कुछ, 0 चले गया, ठीक है, वेलोसिटी। तो ऐसा ग्राफ, मतलब ऐसी फिजिकल रियल लाइफ की सिचुएशन कौन सी है बेटा, ये फिजिकल सिचुएशन तब आती है जैसे मान लो तुम्हारे हाथ में कोई बॉल है और तुम इस बॉल को नीचे की तरफ फेंक दो ग्राउंड में, तो ये बॉल नीचे आएगी बहुत तेज़ी से, टप्पा खाएगी, फिर क्या होगा, ये बॉल कहाँ जाएगी बताओ, ऊपर। तो बेटा देखो डायरेक्शन बदल गया, पहले बॉल नीचे थी और फिर बॉल कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ये तो हो गया डायरेक्शन का लॉजिक। इसके बाद ये बॉल धीरे धीरे इसका वैल्यू कम हो जाएगा, तुम्हें पता है ना, बॉल ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर धीरे 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 करके ये ऐसे रुक जाएगा, ऐसी होता है ना। तो ये वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज़। तो इस ग्राफ की जो रियल सिचुएशन है वो है कि जब आप किसी बॉल को ड्रॉप करते हो किसी फ्लोर के ऊपर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 19 को आ जाइए एक्सप्लेन करते हैं, इसका सी पार्ट। बेटा इसका सी ग्राफ को अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको, अगर आप इसमें थोड़ा लॉजिक लगाते हैं तो लॉजिक ये कहता है कि आप यहाँ पे ग्राफ को देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक्सेलरेशन एकदम 0 होके बैठ रखा है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है वेलोसिटी एकदम सेम रहना, उसमें चेंज ना आना। ऐसे ही यहाँ से लेकर के आगे तक भी आपके पास एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि फिर से वेलोसिटी का क्या रहना, सेम रहना।
लेकिन अचानक से बीच में ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर उठता है, मतलब एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू आना, और एक्सेलरेशन का मतलब आपको पता है वेलोसिटी में चेंज आना। तो ऐसी कोई रियल लाइफ की सिचुएशन देखो जिसमें पहले तो और बाद में वेलोसिटी सेम हो, अचानक से चेंज आ जाए। तो ऐसा रियल लाइफ का जो सिचुएशन होता है वो होता है हथौड़े का, हैमर का मूव करना, ठीक है, किस पे, विद ए यूनिफॉर्म, मतलब धीरे धीरे करके आप यूनिफॉर्मली लाना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लाना और सीधा उठा करके उसको स्ट्राइक करना किसके ऊपर, एक कील के ऊपर। जब आप हथौड़ा मारते हो कील के ऊपर तो आपको कॉन्स्टेंटली लाना है, तो जब आप लाओगे तो यूनिफॉर्मली लाओगे, और जब आप हथौड़े को वापस कील के ऊपर से उठाओगे तो यूनिफॉर्मली उठाओगे, तो मतलब वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन जब हथौड़ा कील के ऊपर गिरेगा तो वेलोसिटी क्या हो रखी होगी, जाएगी चेंज, क्योंकि वहाँ पे झंझनाहट पैदा होती है, इसे वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है कि जब कील है, कील के ऊपर हथौड़ा लाए यूनिफॉर्मली लाए, कील के ऊपर से हथौड़ा ले गए यूनिफॉर्मली ले गए, तो वेलोसिटी सेम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन जब ये हथौड़ा कील के ऊपर लगेगा उस वक्त आपका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि झंझनाहट पैदा होती है हाथ पे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल बेटा हैमर ऑन नेल है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा गया है कि ये XT ग्राफ है 1 डायमेंशन SHM का, और SHM आपका चैप्टर 14 है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है यू विल लर्न। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर में जैसे कि हम डिस्कस करेंगे, तो इस ग्राफ को हम वहाँ भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं इस ग्राफ को यहाँ के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा हूँ, वहाँ कैसे एक्सप्लेन होता है क्वेश्चन नंबर 14 में ग्राफ, ये बात वहाँ पे करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ के हिसाब से हमें बस साइन बताने हैं, पॉजिटिव पोजीशन का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का, 3 चीज़ों का। किन किन का, एक तो बच्चों मेरे पास पोजीशन है, एक मेरे पास वेलोसिटी है 2, और एक मेरे पास क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन। बस मुझे इन तीनों का साइन पता करना है और यहाँ पर ये ग्राफ कवर हो जाएगा हमारा, पोजीशन का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। आइए डिस्कस करते हैं इनके साइन क्या चलेंगे। देखिए बच्चों, ये हमसे कह रहा है t = 0.3 मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ जहाँ पोर्शन पे ग्राफ बोलूँ बस वहीं वहीं पोर्शन पे आप ग्राफ देखना। बच्चे ये है मेरा 0 और ये है मेरा 1, और इस बीच आप ग्राफ को देखो तो ऐसा है, ऐसी है ना। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है ना ऊपर वाला, ये हमने बैच में भी डिस्कस करा है, ये पैराबोला है, और इसका जो इक्वेशन होता है ना वो होता है x = t²। दोबारा सुन लो आप लोग, s = t²। ये मेरा क्या है, ये मेरा है यहाँ पर XT ग्राफ, ठीक है। अब आगे, तो अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ आप लोगों से, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो v होगा वो बन जाएगा 2t, और जो a होगा वो बन जाएगा 2। तो एक्चुअल में हम a के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि a एक नंबर है और ये कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा इस ग्राफ का, पॉजिटिव, ठीक है। अब पोजीशन और वेलोसिटी का यहाँ पर जिक्र करते हैं, आइए। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ से हमें क्लियर क्या हुआ, यहाँ से हमें क्लियर ये हुआ कि एक्सेलरेशन पहले केस में पॉजिटिव आएगा। अब पोजीशन की बात करते हैं, तो 0.3 आपका मेरे ख्याल से यहाँ पर होगा टाइम 0.3, और 0.3 पे जो ग्राफ है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर ये ग्राफ है तो ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि y पर वैल्यू x की है, याद रखना, ठीक है। दूसरा, आपको दिख रहा होगा कि XT ग्राफ का जो स्लोप होता है, तो यहाँ पर ये स्लोप नीचे की तरफ बन जाएगा, और ये आपका क्या है, स्लोप नेगेटिव आ रहा है, जैसे कि हमने बैच में डिस्कस करा हुआ है, तो ये हमारा स्लोप भी नेगेटिव रहेगा। ये पहले पार्ट का जवाब है हमारा, ओके। आइए इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। अगर आप इसके बी पार्ट को देखो तो टाइम लेना है 1.2। अब बच्चे 1.2 अगर आप देखो तो ये मेरा 0 है, यहाँ मेरा 1 है, और यहाँ मेरा क्या है 2, तो 1.2 1 और 2 के बीच में आएगा, और ग्राफ इस तरह से है। तो मान लेते हैं कि 1.2 यहाँ पर है, यही होगा 1.2। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू चल रही है यहाँ पर x की, है ना। तो मेरा जो x है, पोजीशन है, वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इस पॉइंट पे स्लोप खींचेंगे तो ऐसे खींचेगा, और जैसे कि हमने बैच में डिस्कस करा है, जो स्लोप है वो हमारा यहाँ क्या आ रहा है, वो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव ले लिया जाएगा, ओके। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं बेटा। अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इक्वेशन चलेगी x = -t²। ऐसी कॉन्सेप्ट हमने क्लास में डिस्कस करे हुए हैं।
तो ये हम निकालेंगे -2t और ये यहाँ से निकल के आ जाएगा -2। तो एक्चुअल में एक्सेलेरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है यहाँ से, तो यहाँ से एक्सेलेरेशन क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ओके, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में मेरा जो एक्सेलरेशन है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब थर्ड एग्जांपल क्या है बच्चे, थर्ड है जब आपका टाइम क्या है, आपका टाइम है -1.2। तो -1.2 कहाँ पे होगा, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। तो -1 से -2 का ये ग्राफ है मेरा, और -1.2 इन्हीं के बीच में कहीं होगा। तो यहाँ पे मान ले -1.2, यहाँ पर है -1.2। तो बेटा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो पहली बात तो पोजीशन नेगेटिव है। दूसरी बात है अगर आप इस पॉइंट पे स्लोप बनाएंगे तो बेटा स्लोप कैसे बनेगा, स्लोप बनेगा ऊपर की तरफ ऐसे, नीचे की तरफ क्यों नहीं बना भाई, क्योंकि टाइम आपका इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ग्राफ ऊपर जा रहा है तो स्लोप ऊपर बना। ऊपर का मतलब है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, आ जाइए। देखिए ये ग्राफ ऊपर की तरफ है, तो इसका जो कर्व है वो बनेगा x बराबर t² पे। तो v कितना आ जाएगा बच्चों, 2t, और बच्चों एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, सिर्फ 2। तो ये देखिए आप यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है। तो बच्चे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी कि इस वाले केस में जो हमारा एक्सेलरेशन आया था वो क्या आया था, पॉजिटिव। तो बेटा ये साइन कन्वेंशन है इन सब के, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये SHM जो है 14th चैप्टर का ये क्वेश्चन है हमारा, वहाँ पे बहुत अच्छे से हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहा गया है कि आपके पास एक XT ग्राफ है, ठीक है, एक XT ग्राफ है, और हमसे कह रहा है कि 1 डायमेंशन मोशन हो रहा है और 3 पार्टिकल हैं, 1 2 3, तीनों पार्टिकल आपको ग्राफ में दिख रहे होंगे 1 2 3। इसमें से सबसे पहले कहा गया है इन विच इंटरवल एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट और एवरेज स्पीड लीस्ट। तो मैं यहीं पर आपको जवाब दे देता हूँ कि एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट तो थर्ड वाले की होगी, ठीक है, ग्रेटेस्ट किसकी होगी, ग्रेटेस्ट होगी थर्ड वाले की। और बेटा जो लीस्ट है, लीस्ट मतलब होता है कम, जो लीस्ट होगी वो किसकी होगी, लीस्ट होगी बेटा 2 वाले की। अब ऐसा क्यों, बेटा देखो आपको पता होगा XT ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब होता है एंगल, यानी कि tan थीटा, वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। कॉन्सेप्ट हम बैच में डिस्कस करते थे ना, XT ग्राफ का जो एंगल होता है वो आपका वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, हम बहुत बार पढ़ते थे। तो सबसे ज़्यादा एंगल आपका थर्ड वाले में ही बनेगा। आप देख लो यहाँ पर एक एंगल बना के देखो, खुद देखो, ये देखो कितना बड़ा एंगल बन रहा है ऐसे, ये नीचे की तरफ है ना, जबकि आप 1 में देखो कितना छोटा एंगल है, इसमें देखो भी कितना छोटा सा एंगल है। सबसे बड़ा एंगल किस में है, इसमें है। तो पहली बात तो इसका जो है ग्रेटेस्ट बनेगा हिसाब, ठीक है। दूसरा, गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच इंटरवल। अच्छा साइन भी देना है बेटा, देखो इन दोनों के स्लोप ऊपर की तरफ है, और ऊपर का मतलब है कि ये तो फिर पॉजिटिव चल रहे होंगे, ठीक है। इसका स्लोप देखा, इसका स्लोप नीचे की तरफ है, नीचे का मतलब नेगेटिव है, जैसे कि हम डिस्कस करते थे 4th क्वाड्रेंट का स्लोप है तो ये नेगेटिव है, ये 1st क्वाड्रेंट के स्लोप है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। अब हो सकता है कि इस वीडियो को लाखों बच्चे देख रहे हो, तो हो सकता है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो ग्राफ का। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए आपकी डिमांड के ऊपर एक ग्राफ्स का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के आने की, ठीक है। अगर डिमांडेड आप करते हैं तो मैं एक ग्राफ का आपको पार्ट सिखा दूँगा। फिलहाल इसका आंसर होगा किस केस में ग्रेट एवरेज स्पीड ज़्यादा है, थर्ड वाले ग्राफ में। किस में कम है, सेकंड वाले में। साइन की बात करें तो फर्स्ट 2 आर पॉजिटिव, 1 और 2 के पॉजिटिव होगी एवरेज वेलोसिटी, और थर्ड वाले की एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कह रहा है ये स्पीड टाइम ग्राफ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जैसे कि हम बैच में डिस्कस करते हैं, तो स्लोप जो होता है यानी कि tan थीटा, वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने क्लास में भी डिस्कस करा हुआ है। अब आगे ये हमसे कहता है 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एज शोन इन फिगर। 3 आपको इक्वल इंटरवल दिख रहे हैं, 1 2 और 3। इन विच इंटरवल एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। देखिए सबसे पहले इसने पूछा है एक्सेलरेशन किस में सबसे ज़्यादा है, तो बेटा हम स्लोप देखेंगे कि स्लोप सबसे ज़्यादा किस में है। तो जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन भी था, उसमें भी मैं आपको यही बता रहा था, देखो यहाँ पर स्लोप क्या है, सिर्फ इतना सा है, ठीक है। डी पर स्लोप क्या है, डी पर अगर आप देखो तो डी पे तो ये स्लोप है, 0 स्लोप है।
कुछ भी नहीं है। और सी पर देखोगे तो सी पर सबसे बड़ा स्लोप है, देखो नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ सबसे बड़ा स्लोप है। तो आंसर पहली बात तो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल जो बन रहा है वो यहीं पे बन रहा है, तो इसलिए इसका पहली बात तो इसका पार्ट सिर्फ इतने इसका मैग्नीट्यूड एवरेज एक्सेलेरेशन इज ग्रेटेस्ट, इसका आंसर आएगा सी। सी नहीं सॉरी, ये कौन सा इंटरवल है यार, 2 इंटरवल है ना, इंटरवल पूछ रहा है हमसे, तो ये 2 इंटरवल है, तो इसका जवाब होगा कि सेकंड इंटरवल में एवरेज एक्सेलेरेशन सबसे ज़्यादा है। ओके, अब आगे, अब यहाँ पे से आपको क्वेश्चन अलग करके पढ़ना है क्योंकि यहाँ से अलग पार्ट है। यहाँ से अलग पार्ट क्या है, इन विच इंटरवल इज एवरेज स्पीड इज़ ग्रेटेस्ट, स्पीड किस केस में ज़्यादा है। तो जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब इतनी ही स्पीड है इस बंदे की, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसकी इतनी स्पीड कैलकुलेट करके मानी जाएगी, और डी वाले की देखो आप कितनी ज़्यादा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इसकी क्या है, स्पीड है। तो बेटा स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी है, डी की, देखो डी का ही तो वैल्यू है सबसे ज़्यादा है। और ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने ध्यान से देखो, ये देखो आप ध्यान से, ये क्या लिखी हुई है यहाँ पर, स्पीड, और सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, इसकी चल रही है। तो बेटा जिसका टाइम से ऊपर देखो ये वाली लाइन है बहुत ज़्यादा, है ना, ये है ना टाइम की एक्सिस हमारी, टाइम वाली, तो टाइम से ऊपर कितना ऊपर है पार्टिकल, तो टाइम से जितनी ज़्यादा ऊपर हाइट होती है ना उतनी ज़्यादा क्या होती है, स्पीड। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन का जो जवाब है एवरेज स्पीड किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसका जवाब होगा डी, ठीक है, यानी कि इंटरवल 3 का होगा आंसर, ठीक है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए आगे क्या कह रहा है बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हो तो देखो ये क्या कह रहा है, चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन गिव साइन ऑफ वी एंड ए, वी और ए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा जो स्पीड है वो यहाँ पर, चाहे आप इस पॉइंट की देख लो स्पीड, चाहे आप इस पॉइंट की स्पीड देख लो, ये हमेशा क्या है, ये ऑलवेज आपकी पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैंने आपको साइन ऑफ वी तो बता दिया, वी का साइन पॉजिटिव है। अब ए का साइन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ए का साइन आप कैसे बोलोगे बेटा। जैसे कि हमने डिस्कस करा है कि स्लोप देखा जाता है, स्लोप क्या देखा जाता है, स्लोप। तो अगर स्लोप देखोगे आप इन तीनों पॉइंटों पे तो क्या क्या मिलेगा, आप इस पॉइंट का स्लोप देखो आपको ऐसे मिलेगा, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो स्लोप पॉजिटिव माना जाएगा, स्लोप मतलब tan थीटा, ठीक है। अब बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे स्लोप ऐसे बनेगा नीचे, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर स्लोप क्या बना, नेगेटिव बना, ठीक है। और अगर आप डी पॉइंट पे देखो तो डी पॉइंट पे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऐसे छोटी सी, क्योंकि डी तो हाईएस्ट पॉइंट है और हाईएस्ट पॉइंट पे स्लोप क्या है, सीधा, और सीधे का मतलब है जीरो, एंगल जीरो है वहाँ पर, ठीक है बेटा। तो अगर आप मुझसे इंटरवल 1 पे पूछते हो तो इंटरवल 1 पे एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा पॉजिटिव, अगर आप इंटरवल 2 पे पूछोगे तो यहाँ पर होगा नेगेटिव, और अगर आप इंटरवल 3 पर मेरे से पूछते हो, जैसे वहाँ पे डिस्कस हुआ था, तो वहाँ एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो ये तो है इनके साइन की बात, ठीक है। अब जो स्पीड है इस आपको पता है वी से डिनोट हो रही है, स्पीड क्या है, नेवर वी नेगेटिव, तो ऑलवेज वी पॉजिटिव, तो स्पीड हमेशा क्या है, पॉजिटिव रहेगा। ओके, अब यहाँ पर लास्ट पार्ट है हमारे पास, व्हाट आर द एक्सेलरेशन ऑफ ए बी सी एंड डी। तो मैंने आपसे डिस्कस करा था कि एक्सेलरेशन इस ग्राफ का क्या है, स्लोप है। स्लोप आप इस स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। ऐसे ही हमने डिस्कस करा है बैच में। तो इसका हमें क्या निकाल लेना चाहिए, इसका हमें स्लोप निकाल लेना चाहिए, मतलब tan थीटा। आइए इसका tan थीटा फाइंड कर लेते हैं इन सारे पॉइंटों में। तो इन सारे पॉइंटों में जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा, देखिए ए पॉइंट पे आप स्लोप निकाल के देखिए तो ऐसे टेंजेंट खिंच जाएगी, सीधी लाइन का मतलब एंगल जीरो, स्लोप जीरो। इसी तरह से बी पॉइंट पर भी ऐसे सीधी लाइन खींचेगी, डी पॉइंट पर भी, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है ना सीधे सीधे, तो यहाँ पर भी जीरो स्लोप, यहाँ पर भी जीरो स्लोप। बेटा अगर सी पॉइंट को आप ध्यान से देखो तो सी पॉइंट भी कैसा है, एकदम पीक पॉइंट है ये भी, तो यहाँ पर भी स्लोप ऐसे खिंच जाएगा, तो ये भी क्या है, जीरो। तो बेटा ए पर भी एक्सेलरेशन जीरो, बी पर भी जीरो है, सी पर भी जीरो है और डी पर भी जीरो है। तो लास्ट वाले पार्ट का जवाब होगा एक्सेलरेशन एट ईच पॉइंट इज जीरो, ए बी सी डी सब पर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और जैसे कि हम बैच में डिस्कस कर चुके हैं कि tan थीटा निकालने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उसमें से हम टेंजेंशियल मेथड का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर आपको डाउट होगा तो बच्चे मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए ग्राफ तक का वीडियो बनाऊंगा। मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता होती है, ठीक है। अगर आपको ग्राफ्स नहीं आते तो आप मुझे कमेंट करें कि सर ग्राफ का एक वीडियो बना दीजिए हमारे लिए, तो हम आपके लिए ग्राफ का भी एक वीडियो बना दीजिए, उसमें सारा कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके, तो बच्चे ये हमारी
क्लास 11 चैप्टर 3 की पूरी एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर दी है 22 क्वेश्चंस की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशनल एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे।